तो हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे? हाँ, घर पे हो भी रहा है सर, वो तो है ना। देखो कुछ तो भी कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं इस बात को। तो सर्दी भी जाने को है, एग्ज़ाम पक्का आएंगे, तो एग्ज़ाम का ध्यान रख लेना। तो हम थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। उस चैप्टर में जो आज नया टॉपिक आएगा सॉरी, उस टॉपिक का नाम रहेगा हीट इंजन। आज आपको इंजन बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है, जो आपके व्हीकल्स में होता है, गाड़ियों में होता है। उस इंजन की बेसिक किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक डिटेल्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हीट इंजन क्या होता है। आपने देखा होगा व्हीकल्स की बात करें, कार के अंदर, बाइक के अंदर डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है या नहीं होता। साइकिल में तो सर वो तकनीकी इंजन होता है ना। तो उसकी बात करते हैं। एक्सट्रीम इंजन भी सुना होगा, ये 3 तरीके के इंजन पढ़ते हैं। तो हीट इंजन होता क्या है? तीनों ही हीट इंजन है, तीनों ही हीट इंजन होते हैं। इसके अंदर पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं। पहले लिया जाता है एक सोर्स। क्या लिया जाएगा? सोर्स। फिर आपकी एक आती है वर्किंग सब्सटेंस। क्या आएगी? वर्किंग, छोटा बन गया है, बड़ा कर लेते हैं। वर्किंग सब्सटेंस। और नीचे आता है सिंक। कुछ कुछ आइडिया ऐसे आ गया होगा, सिंक को घरों में यूज करते हैं। पानी ऊपर से आया, आपने हाथ वगैरह धोए और नीचे सिंक में चला गया, तो लोअर पार्ट। तो सोर्स क्या होता है? एक रिजर्वोयर। रिजर्वोयर आपने वर्ड सुना होगा, तालाब जैसे होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट का है, टेम्परेचर का तालाब होगा। मतलब कहने का मतलब ये, उसमें पानी जैसा कुछ नहीं होगा। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हाई टेम्परेचर पे, उसको आप क्या बोलोगे? सोर्स। तो सोर्स हमने लिख दिया। A reservoir at high temperature T1। सिंक भी एक रिजर्वोयर होता है, इसका टेम्परेचर भी हाई होता है। T2। बट इन दोनों के कंपैरिजन में T1 का टेम्परेचर T2 से ज्यादा रखा जाता है। सॉरी, T1 का टेम्परेचर क्या रखेंगे? T2 से ज्यादा। क्योंकि आपने ये पढ़ रखा, अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो ही नहीं करेगी। हीट फ्लो किसकी वजह से करेगी? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ठीक है। नॉर्मली कब फ्लो करेगी? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। हाँ, फोर्सफुली आप करवा सकते हो, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से आप कम टेम्परेचर से ज़्यादा पे हीट भेज सकते हो। और उसका एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर लोअर से हायर पे भेजता है, पर वो भी पढ़ेंगे। तो इसका बेसिक डिस्कशन पढ़ते हैं, हीट इंजन होता क्या है। नोट्स फिर से बता रहा हूँ, बुक से कॉपी से लिखोगे, एक एक पॉइंट बुक में अच्छे से लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हीट इंजन के कितने पार्ट हो गए? कौन कौन से आपके सामने हैं? सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। सोर्स और सिंक दोनों हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर होते हैं, बट सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, चलो पहले एक बार वर्किंग समझ लेते हैं क्या होगा।
ये वर्किंग सब्सटेंस है, ये क्या करेगी, यहां से हीट लेगी कुछ। भाई वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स के टच में रखोगे, मान लिया ये मेरी वर्किंग सब्सटेंस है और ये सोर्स है, मैं इसके टच में रखूंगा, कुछ टाइम बाद इसके टेम्परेचर की ज़्यादा था तो इसको क्या करना शुरू कर देगा, हीट देना शुरू कर देगा। तो ये हीट क्या करेगी, रिसीव। कितनी करेगी, Q1। तो सोर्स से इसके पास कितनी हीट आ गई, Q1 हीट आ गई। ऐसा स्टीम इंजन में देखा होगा, वो गदर मूवी आई थी ना, पहले वो कोयले का इंजन होता था, कोयला जलाओ उससे आग निकलेगी, गर्मी स्टीम, ठीक है, तो वो फिर आगे जाती थी। तो कुछ ऐसे ही होते हैं। तो वहां वर्किंग सब्सटेंस सॉरी जो डेवलप करेगी, वर्किंग सब्सटेंस होती है एक सिलेंडर के अंदर। क्या होगी, सिलेंडर के अंदर। एक्चुअली ये उसका जनरल डायग्राम है, ऐसे होती है। और ये पिस्टन को कहां जोड़ दिया जाता है, व्हीकल के व्हील के साथ। अब जब वर्किंग सब्सटेंस काम करे तो ना मूवी में देखा नहीं, वो छक 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 करके वो ऐसे इंजन ऊपर नीचे सापट जाती है, उसकी सिलेंडर के अंदर जो रोड होती है ऊपर नीचे। किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे वर्किंग सब्सटेंस वर्क कर रही है। चीज समझ आया। तो वहां पे क्या हो रही है, हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये उसका प्रिंसिपल होता है कि वो हीट लेगी और वर्क करेगी। तो उसने बाहर इन्वायरमेंट को कितना वर्क करके दे दिया, W। यानी ये यहाँ पे किसकी फॉर्म में, ये इसके अंदर पिस्टन हो गया, यहाँ W वर्क करके दिया उसने, किसको, व्हील को घुमाने, मान लिया हमने यूज कर लिया। अब क्या ये बताओ, सारी की सारी हीट वो यूज कर लेता है या कुछ वेस्ट भी जाती है, बच भी जाती है। आज तक हम कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं बना पाए जिसमें 100% हीट यूटिलाइज हो जाए। कुछ ना कुछ बचेगी और वो बची हुई कहां चली जाएगी, सिंक के पास। और उस हीट को मैं क्या दिखा रहा हूं, Q2। तो उसने Q1 हीट ली, उसमें से उसका कुछ हिस्सा यूज किया और बचा हुआ कितना दे दिया, Q2। क्या यहां पे आपके पास ये रिजल्ट नहीं निकल के आया, Q1 किस में यूटिलाइज हुई, W प्लस Q2 में। इस बात से एग्री कर रहे हो भाई। इसी हीट से तो वर्क किया और क्या किया उसने, कुछ हीट बची हुई आगे दे दी। तो यहां से अगर मैं नेटवर्क निकाल लूं, नेटवर्क डन Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। नेटवर्क डन कितना करा गैस ने, Q1 माइनस Q2 वर्क बाय सिस्टम। तो इतना वर्क आपको करके देती है। तो हीट इंजन समझ आ गया क्या होता है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट करेगा, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में। कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। हीट इंजन की वर्किंग भी समझ आ गई, यस और नो। कैसे होती है वर्किंग पढ़ लेना है। उसके बाद आती है इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी क्या होती है किसी चीज की, भाई एक क्या है 100 यूनिट हीट लेके और आपको 40 यूनिट का वर्क करके दे रहा, और एक 100 यूनिट वर्क लेके 60 यूनिट का आपको आउटपुट दे रहा है। तो एफिशिएंट कौन सा होगा, 60 वाला। यानी एफिशिएंसी आप इंजन की एवरेज जो निकालते हो ना, व्हीकल की देखा हो ना, कौन सी गाड़ी कितनी एवरेज देती है, तो कुछ वो एफिशिएंसी को ही दिखाती है। ज्यादा एवरेज देगी 1 लीटर में, वो क्या है, ज्यादा एफिशिएंट। यानी आपने एक पर्टिकुलर इनपुट डाल के उसके कोरस्पोंडिंग कितनी आउटपुट मिली। तो आपके लिए काम क्या है, आउटपुट काम की है ना। हम तो डेली ऐसे इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिल जाए।
पर अभी तक एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ा पाए हैं, 100% तक भी नहीं पहुंच पाए, अभी तक तो आधे से भी कम ही है। तो इतना जो फ्यूल है वेस्ट जाता है। तो हमेशा किसी की भी याद रखना, एफिशिएंसी होती है आउटपुट, क्योंकि आपको आउटपुट से मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो। एफिशिएंसी क्या होगी? आउटपुट अपॉन इनपुट सॉरी। तो यहां आपको आउटपुट क्या है, देखो ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें आपके लिए आउटपुट Q2 है या वर्क है? वर्क। हमारे लिए आउटपुट क्या है? वर्क। और इनपुट क्या है? Q1। तो WY Q1 समझ आ गया। अब आगे W का फॉर्मूला, ठीक है, दोनों के नीचे लिखा जा सकता है Q1 को, तो ये कट गया 1 माइनस Q2 बाई Q1। बहुत सारे एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट का है, IIT का, यहाँ एफिशिएंसी से क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का आता है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस Q2 बाई Q1 होगा। कोई डाउट हो तो बताओ, चलें आगे, नहीं तो क्लियर है ना? ठीक। अब आगे डिस्कस करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ हीट इंजन। क्या है? 2 टाइप्स के हीट इंजन होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक में तो जो फ्यूल होता है वो मेन बॉडी, इंजन की मेन बॉडी उसको बोला गया जिसमें वर्किंग सब्सटेंस होती हैं, और वो कौन सी है? सिलेंडर और पिस्टन। अगर वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर और पिस्टन के अंदर बर्न कर रही हैं तो उसको बोल लेंगे इंटरनल कंबशन इंजन। और अगर वर्किंग सब्सटेंस को बाहर बर्न करके फिर उसका इफेक्ट आगे, उसकी हीट को आगे ट्रांसफर किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो टाइप्स कितने हो जाएंगे? 2। पहला इंटरनल कंबशन और दूसरा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। डेफिनेशन समझ आ जाएगी? क्या बनेगी? इफ वर्किंग सब्सटेंस इज बर्न्ड inside the main body, यानी कि मेन बॉडी कौन सी? सिलेंडर जो होता है उसका, तो उसको क्या बोल लेंगे? इंटरनल कंबशन इंजन। और अगर वर्किंग सब्सटेंस का बर्निंग जो कहां हो रही है? आउटसाइड द मेन बॉडी, तो वो कैसा हो जाएगा? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एग्जाम्पल बता सकते हो? सॉरी, एक्सटर्नल का एरोप्लेन, एक्सटर्नल का बाहर आग लगा के और फिर उसमें वो फूकी ना जाएगा। बिल्कुल, बुक तो नहीं रखे बैठा है। अच्छा, एक्सटर्नल का एग्जाम्पल होगा स्टीम इंजन, क्योंकि स्टीम में से काम लेना है और अगर अंदर ही जलाने लग गए तो इंजन ही कितना बड़ा बनाना पड़ेगा, मेन बॉडी। तो उसमें सब्सटेंस को मेन बॉडी से बाहर बर्न करके उसकी स्टीम डेवलप की जाती है और फिर उस स्टीम को मेन बॉडी के अंदर, सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? स्टीम इंजन। उसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। तूने बाइक का इंजन देखा होगा, अलग से तो बॉक्स लगाने के, अलग से पहले पेट्रोल को जलाया जा रहा है फिर अंदर भेज रहे हैं,
उस इंजन के अंदर ही डाला, अंदर ही पेट्रोल गया, अंदर ही बर्निंग होगी, अंदर ही पिस्टन मूव करके व्हील्स तक इफेक्ट को पहुंचाएगा। तो ये कैसे हैं दोनों सॉरी कैसे हैं ये? पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों क्या हैं? इंटरनल। यहां पे बर्निंग क्या होती है? इंटरनल। अब कई बार इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है। पहले तो एक बार इसकी एफिशिएंसी बता देता हूं। थ्योरेटिकली 26% इसकी एफिशिएंसी आती है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए वो 13 to 18%। डेली लाइफ में जब कैलकुलेट करी है वो कितनी आती है? 12 to 18%। ये होंगे आप लोगों के। ठीक है, किसी बुक्स में 12 to 16 है तो वो रेंज करना चाहो एवरेज ये कर लेना। अगले पे आ जाओ, पेट्रोल इंजन और डीजल। इनकी थ्योरेटिकल 52% या 56 तक, हर एक में अलग अलग है अप्रोक्सीमेट। और वो इससे क्या है? प्रैक्टिकल इससे हाफ। प्रैक्टिकल एफिशिएंसी कितनी है? इससे हाफ हो जाएगी। बुक में थोड़ा बहुत कम ज्यादा मिल सकता है, आप इसको पढ़ लेना सॉरी। अब आ जाओ पेट्रोल और डीजल इंजन में। पेट्रोल इंजन किस में यूज होता है? चलो अब नहीं, अब समझ जाओगे। एक को याद रखो, ये लाइट होते हैं एंड स्मॉल साइज। इसके अंदर रेंज में आ रहा है बिल्कुल। लाइट और स्मॉल साइज होते हैं, तो कहां यूज होंगे? बाइक, स्कूटी, कार। ठीक है, कार अगर बहुत ज्यादा भारी हो जाती है तो फिर वही एवरेज कम देगी। एक एरोप्लेन, एरोप्लेन में हम क्या चाहते हैं कि जितना कम वेट होगा उतना एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो एक इसका याद रख लेना, एरोप्लेन। वैसे तो बहुत बड़ा होता है, हैवी होता है, पर एरोप्लेन में इस इंजन का यूज करने के लिए क्या रीजन है? लाइट और स्मॉल साइज। क्लियर है? और दूसरे डीजल इंजन क्या हो गए? इसको लर्न नहीं करना है, हैवी को एक को याद करो, दूसरा उससे उल्टा। तो हैवी में कैसे आएगा? जहां पे भी आपको ज्यादा ताकत की जरूरत है, ज्यादा पावर, हैवी व्हीकल्स जैसे ट्रक, कार भी आती है डीजल वाली। ठीक है, उसमें देख लेना, पर वहां पे ताकत ज्यादा होगी इस कार की। तो अब आगे शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं बेटा। हीट इंजन आपने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, एक तो आएगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। और उससे पहले थोड़ा सा बात कर लें हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहले लॉ ने यह कहा था कि भाई जितनी हीट सप्लाई होगी उतना वर्क होगा। तो पहले लॉ ने कोई कंडीशन नहीं अप्लाई की। पहले लॉ ने कोई कंडीशन नहीं। पहला लॉ ये कहता है कि अगर सिंपली आपने किसी बॉडी को हीट दी
या एक बॉडी ने किसी दूसरी बॉडी को हीट दी है तो कुछ तो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी और कुछ उस पर वर्क करेगी। क्लियर है? वो ये नहीं बताता कि बैकवर्ड फ्लो हीट का होगा या नहीं होगा, मतलब कंजर्वेशन है या एग्जैक्टली नहीं है, या ये बोल सकते हो एफिशिएंसी के बारे में नहीं बताता। एफिशिएंसी मीन्स टू से अगर हमें ये तो पता हॉट से कोल्ड बॉडी में जाएगी, पर क्या कोल्ड से हॉट में जा सकती है, और जा सकती है तो किस कंडीशन में जा सकती है। ठीक है, तो उसने प्रॉपर इसके बैकवर्ड फ्लो के बारे में स्पेशल सी कंडीशन नहीं दी। तो फिर एक सेकंड लॉ बनाया गया। इसकी स्टेटमेंट तो कई थी, वो स्टेटमेंट क्या थी? फर्स्ट, प्लैंक केल्विन स्टेटमेंट, बुक से पढ़ लेना है। केल्विन आपका कहां किस चीज की यूनिट है? टेम्परेचर की। तो इससे याद रखना पहला, इसने कहा इट इज इम्पॉसिबल कि यह असंभव है क्या असंभव है? टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन with 100% एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अभी भी बताई थी कि आप डेली लाइफ में कभी भी ये नहीं देख सकते कि 100% एफिशिएंसी आपको मिल जाए। क्या इस बात से एग्री करते हैं? भाई कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी ही होगी, वेस्ट होगी ही होगी, 100% रिकवर नहीं हो सकती, क्योंकि डेली लाइफ में जितने भी प्रोसेस हैं उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से लॉस हो जाती है। उसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो 100% एफिशिएंसी आपको किसी भी डिवाइस में, किसी भी हीट इंजन में नहीं मिलेगी। तो बस था वही कि जो चीजें प्रैक्टिकल हो रही हैं उसी को एक स्टेटमेंट बना के दे दिया गया। क्लियर है? उसके बाद आगे सेकंड ये थी क्लेसियस, स्पेलिंग देख लेना, स्टेटमेंट। उसने ये कहा इट इज इम्पॉसिबल to construct a self-acting machine सेल्फ मतलब जो खुद काम करे, और मशीन कैसी? वही ऑटोमेटिकली अपने आप हाई टेम्परेचर से लो पे तो हीट फ्लो कर सकती है, पर क्या कोई ऐसी मशीन है जो अपने आप लो से हाई पे हीट को फ्लो करवा दे? ऐसी कोई नहीं है। यस और नो? नहीं है ना। तो ऐसी एक मशीन कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल रहा अब तक। कौन सी? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए सेल्फ एक्टिंग मशीन विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड या लो टेम्परेचर बॉडी टू हॉट या हाई टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, बाय इटसेल्फ। हाँ, ऐसा अगर आप एक्सटर्नल एजेंसी लगा सकते हो तो हो जाएगा, या आप ये बोल सकते हो स्टेटमेंट में बिना एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प से ऐसी कोई मशीन नहीं बना पाए जो क्या करे, अपने आप लो टेम्परेचर से हाई पे हीट भेज दे। दोनों स्टेटमेंट याद हो जाएंगे? कोई डाउट नहीं?
तो आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, बोर तो नहीं हो गए। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा है? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो समझते हैं एक बार क्या हो। नाम से वैसे पता ही चल रहा है, एक ऐसा प्रोसेस जिसको आपने जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में था वापस रिवर्स करके उसी स्टेज पे ले आए, तो उस प्रोसेस को क्या बोल लेंगे? ठीक है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसको रिवर्स किया जा सकता है, वो रिवर्स करने लायक है, रिवर्स करने योग्य है, एबल है, उसको क्या बोल लेंगे? रिवर्सिबल। और एक आप जिसको रिवर्स नहीं कर सकते वो क्या होगा? इरिवर्सिबल। यानी इन विच सिस्टम डेफिनेशन, अगेन बुक से पढ़ना, एंड सराउंडिंग कैन बी ब्रॉट टू इट्स इनिशियल स्टेज या कंडीशन विदाउट एनी चेंज। और जिसमें नहीं की जा सकती 100% वापिस, तो उसको क्या बोल लेंगे? इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल समझते हैं। बहुत सारे डेली लाइफ में जितने भी प्रोसेस हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक बार। जैसे हम वही लेते हैं, बुलेट ने किया फायर, सॉरी गन ने बुलेट को फायर किया, तो बुलेट आगे दीवार के अंदर जाके लगी। तो बुलेट के पास जितनी एनर्जी थी वो दीवार को मिल गई। ठीक है, बुलेट से एनर्जी दीवार को मिल गई। क्या वापस दीवार बुलेट को 100% एनर्जी दे सकती है? नहीं दे सकती। तो क्या है ये? इरिवर्सिबल। उसके बाद और एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। जंग लगने के बाद रस्टिंग हो गई, क्या आप उसको वापस उस रिएक्शन को कुछ केमिकल मिला के वापस लोहे में कन्वर्ट कर सकते हो? आयरन में पूरा ठीक बना सकते हो? आंसर आएगा नो। ये भी क्या है? इरिवर्सिबल। एक वायर के अंदर जो करंट फ्लो करता है, तो उससे जो हीट लॉस हुई इन्वायरमेंट में, क्या उसको वापस वायर को दिया जा सकता है? 100% नहीं दिया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है। इरिवर्सिबल के अंदर जो लॉस होते हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता, बट 100% नहीं। क्लियर है? तो पहली बात बता देता हूं, ये एक आइडियल कंसेप्ट है। कैसा है? आइडियल मतलब जो ख्याल में हो, हकीकत में ना हो, जो आप एक सुपर मान सकते हो, बेस्ट, कि अगर 100% ऐसा होता तो ये आइडियल रहता। जो आपके दिमाग तक सीमित होगा, एक्चुअल में नहीं होगा, तो वो क्या होगा? आइडियल प्रोसेस। इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं, क्या कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशन पहले ये कि एनर्जी लॉस आपको मिनिमाइज करना है, तो आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्लो। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? काफी स्लो रेट पे, या आप क्या बोल सकते हो, एक ऐसा स्लो नाम पढ़ा था, क्वेसी स्टैटिक। ठीक है। एग्जाम्पल आपका बन सकता है, अगर आप एक गैस को स्लो कंप्रेस या स्लो एक्सपेंड कर रहे हो, तो किसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है? रिवर्सिबल का। एक स्प्रिंग को, ये अच्छा आप कैच कर पाओ, एक स्प्रिंग को स्लो कंप्रेस करो और स्लो
एक्सपेंड, वो भी किसका एग्जाम्पल, रिवर्सिबल। क्लियर है। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम डिस्पैचिव फोर्स। डिस्पैचिव फोर्स कौन सी होती है, वो फोर्स जिनमें एनर्जी डिस्पैच होती है, खर्च होती है, वेस्ट होती है। अब ऐसी कौन कौन सी है, किसी प्रोसेस में ऐसी कई अननेसेसरी हैं, जैसे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, डिस्पैचिव फोर्स है। एयर रेजिस्टेंस क्या है, डिस्पैचिव फोर्स है। विस्कोसिटी क्या है फ्लूइड की, क्या है, डिस्पैचिव फोर्स। तो इनसे सिस्टम फ्री होना चाहिए, बट रियल लाइफ में फ्री नहीं होता। तो रियल लाइफ में एनर्जी लॉस होने का रीजन भी यही है, यस और नो। तो कोई डाउट, तो रिवर्सिबल समझ आ गया। आइडियल कंसेप्ट रहेगा, एग्जांपल बता दिए, स्लो कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ गैस या स्प्रिंग, दो एग्जांपल आपके बन गए। उसके तो बहुत सारे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, दो जैसे वाटर और अल्कोहल को मिक्स कर लिया, तो ये सारे प्रोसेस में 100% वापस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सेपरेट करने चलो तो 100% जितना वाटर मिला था और जितना अल्कोहल पूरा नहीं मिलेगा, अलग हो सकते हैं, वो अपने मेथड अलग अलग पड़े होंगे। तो क्लियर हो गया। तो आज के पार्ट में और तो कोई पॉइंट नहीं बचा, तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा कार्नोट हीट इंजन, तो वो करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय सभी को।